नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। उत्तराखंड के किसानों ने नए कृषि कानूनों का समर्थन किया। रेलवे ने अनारक्षित टिकट जारी होने की अफवाहों को खारिज किया, कहा केवल आरक्षित टिकट से ही यात्रा होगी। धन के लेन देन की तत्काल सकल निपटान प्रणाली आरटीजीएस 24 घंटे कार्य करेगी। भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर त्रिपक्षीय कार्य समिति की पहली बैठक आज। अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने नदियों की स्वच्छता और पुनरुद्धार के भारत के प्रयासों की सराहना की। और अमेरिकी सरकार ने फाइजर बायोनटेक की कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल के बारे में सलाहकार समिति की सिफारिश स्वीकार की। समाचार प्रभात में मुकेश कुमार के साथ मैं नवीन सक्सेना। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के किसान प्रतिनिधिमंडल ने कल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से नई दिल्ली में मुलाकात कर नए कृषि कानूनों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। श्री तोमर ने कृषि कानूनों का समर्थन करने के लिए किसानों का धन्यवाद किया। संवाददाताओं से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों ने कानूनों को समझ लिया है और उनके पक्ष में अपने विचार व्यक्त किए हैं। भारत सरकार की ओर से ऐसे सभी किसान भाइयों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्होंने कृषि सुधार बिलों को समझा, उसके बारे में अपनी राय दी और अपना समर्थन व्यक्त किया। इसके लिए मैं भारत सरकार की ओर से सभी किसान भाइयों का आभार प्रकट करता हूं। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी बैठक में मौजूद थे। ये किसानों का तीसरा प्रतिनिधिमंडल है जिसने श्री तोमर से मुलाकात कर कृषि कानूनों के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। इससे पहले हरियाणा के किसानों के 2 प्रतिनिधिमंडलों ने श्री तोमर से मुलाकात कर नए कृषि कानूनों के प्रति समर्थन जताया था। हरियाणा के भारतीय किसान संघ मानगुट के प्रमुख गुणी प्रकाश के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने श्री तोमर को कृषि कानूनों के प्रति समर्थन का पत्र सौंपा था और सरकार से मांग की थी कि वो इन कानूनों को जारी रखे। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार इन कानूनों को वापस लेती है तो वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। श्री गुणी प्रकाश ने कहा कि जो किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो अब किसान आंदोलन नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार किसानों के कल्याण और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए सभी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून पर किसान आंदोलन का समाधान केवल बातचीत से ही संभव है, न कि टकराव से। मुख्यमंत्री कल मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसानों को राजनीतिक लाभ के लिए गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोग किसानों और देश के हित में नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कृषि क्षेत्र पर विपक्ष दोहरा मानदंड अपना रहा है। श्री प्रसाद ने कल पटना के बख्तियारपुर में नए कृषि कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए किसान चौपाल की शुरुआत की। राज्य के प्रत्येक जिले में 25 दिसंबर तक किसान चौपाल आयोजित की जाएंगी। श्री रविशंकर प्रसाद ने इस अवसर पर कहा कि विपक्षी पार्टियां देश भर में विभिन्न चुनावों में जनता द्वारा नकारे जाने के बाद अपना अस्तित्व बचाने के लिए विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो गई हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का एक वर्ग निहित स्वार्थ वाले लोगों के प्रभाव में आ गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार कृषि सुधारों के बारे में आपत्तियों का निवारण करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग किसान आंदोलन में शामिल हो गया है, लेकिन सरकार इन लोगों की मंशा को पूरा नहीं होने देगी। भारत सरकार किसानों का बहुत सम्मान करती है। नरेंद्र मोदी जी किसानों का बहुत सम्मान करते हैं और देश के किसान भी मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं। हर जगह हम जीत रहे हैं, लेकिन अगर किसानों के आंदोलन की आड़ में भारत को तोड़ने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े लोग पीछे होकर आंदोलन के कंधे से गोली चलाएंगे तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये भी हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं।
खरीफ विपणन सत्र 2020-21 में सरकार द्वारा मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीफ फसलों की खरीद जारी है। उपभोक्ता कार्य तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात और अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में धान की खरीद सुचारू ढंग से चल रही है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में पिछले वर्ष 309.57 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद के मुकाबले इस साल 12 दिसंबर तक 374.81 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में 21.07% ज्यादा है। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 12 दिसंबर तक 829.57 करोड़ रुपए के एमएसपी मूल्य की मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की 1,54,423.46 मीट्रिक टन खरीद की है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आज से एक विशेष अभियान की शुरुआत कर रही है। इसका उद्देश्य नए कृषि कानून से जुड़ी गलत धारणाओं को दूर करना और सरकार की ओर से कृषि क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक सुधारों के मुख्य पहलुओं को सामने लाना है। इसके तहत राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। एक रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह आज बस्ती और अयोध्या जिलों में किसानों को संबोधित करेंगे। वहीं कल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य क्रमशः गोंडा और वाराणसी जिलों में किसानों से रूबरू होंगे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह मुरादाबाद में, मुकुट बिहारी वर्मा अमेठी में और नीलकंठ तिवारी प्रतापगढ़ जिले में किसान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये किसान सम्मेलन प्रदेश भर में 18 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से किसानों से अपील की है कि वो बातचीत के लिए आगे आएं। कल मेरठ में किसानों से जुड़ी 325 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों की जमकर आलोचना की और कहा कि वो किसानों के आंदोलन का इस्तेमाल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की राज्य शाखा ने नए कृषि कानूनों के बारे में लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के पार्टी के आह्वान पर आज से विशेष अभियान शुरू किया है। गांधीनगर में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा की राज्य इकाई के प्रवक्ता भरत पंड्या ने कहा कि पार्टी आने वाले दिनों में 8 संवाददाता सम्मेलन और 9 किसान सम्मेलन आयोजित करेगी। उन्होंने कहा कि कृषि राज्य मंत्री परषोत्तम रूपाला आज गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने धन के तत्काल लेन देन की प्रणाली आरटीजीएस सेवा अब 24 घंटे के लिए शुरू कर दी है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बारे में घोषणा की। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि आरटीजीएस सेवा कल रात से वर्ष के सभी दिन और 24 घंटे उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि भारत आरटीजीएस प्रणाली पूरे वर्ष और 24 घंटे संचालित करने वाले कुछ गिने चुने देशों में शामिल हो गया है। आरबीआई के इस कदम का उद्देश्य देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। इससे पहले आरटीजीएस सेवा दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ग्राहकों के लिए उपलब्ध थी। आरटीजीएस प्रणाली के माध्यम से बड़ी राशि का तत्काल लेन देन किया जा सकता है। इससे न्यूनतम 2 लाख रुपए तत्काल भेजे जा सकते हैं, जबकि अधिकतम राशि के लेन देन की कोई सीमा नहीं है। वहीं दूसरी ओर एनईएफटी के माध्यम से 2 लाख रुपए तक की राशि का लेन देन किया जा सकता है और इस लेन देन में 2 घंटे का समय लगता है। सरकार ने सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री पेंशन योजना 2020 के बारे में प्रसारित हो रहे फर्जी संदेशों को खारिज कर दिया है। इस संदेश में प्रधानमंत्री पेंशन योजना 2020 के तहत 70,000 रुपए प्राप्त करने के लिए पात्रता की पुष्टि करने का दावा किया गया है। एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने इस संदेश को फर्जी बताया है और कहा है कि केंद्र सरकार इस प्रकार की कोई योजना नहीं चला रही है। रेल मंत्रालय ने अनारक्षित टिकट जारी होने के बारे में मीडिया में आई खबरों को खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने बताया कि सभी रेलगाड़ियों में केवल आरक्षित टिकट से ही यात्रा हो रही है। एक वक्तव्य में मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि विशेष त्योहारी रेलगाड़ियों और विशेष क्लोन गाड़ियों समेत सभी एक्सप्रेस ट्रेन पूरी तरह आरक्षित रखने की नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि क्षेत्रीय रेलवे कार्यालयों को कुछ क्षेत्रों में केवल उपनगरीय और लोकल यात्री रेलगाड़ियों में ही अनारक्षित टिकट जारी करने की अनुमति दी गई है।
रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलगाड़ियों के परिचालन, यात्रा और आरक्षण संबंधी नियम कोविड परिस्थितियों के अनुरूप निरंतर बदलते रखे गए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर एंडर 2020 प्रस्तुत कर रहा है। सरकार ने आयुष्मान भारत अभियान के जरिए देश के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने की महत्वपूर्ण पहल की। प्रस्तुत है सरकार के आयुष्मान भारत अभियान पर एक रिपोर्ट। 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के शुभारंभ के साथ भारत ने अपने नागरिकों को सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया। यह दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज 50 करोड़ लाभार्थियों को उपलब्ध कराना है। नई दिल्ली में आरोग्य मंथन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आयुष्मान भारत नए भारत के क्रांतिकारी कदमों में से एक है। आयुष्मान भारत ने सिद्ध कर दिया कि जब भारत की सामूहिक ताकत अगर कहीं पर भी लग जाती है तो उसका लाभ और शक्ति बहुत व्यापक हो जाती है, विराट हो जाती है। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव था। यही कारण है कि बीते एक वर्ष में करीब 50,000 लाभार्थियों ने अपने राज्य के बाहर दूसरे राज्यों में इस योजना का लाभ लिया। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 2 इकाइयों के माध्यम से सरकार देश में करोड़ों लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सस्ती और सुलभ बना रही है। अब तक 51,500 केंद्रों के साथ कार्यक्रम ने 1/3 लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। दिसंबर 2022 तक सरकार ने 1.5 लाख केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी से बातचीत में आयुष्मान भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर इंदु भूषण ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने उपचार कराया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लगभग 1.5 करोड़ ट्रीटमेंट दिए गए हैं। करीब 25,000 अस्पताल इस योजना में शामिल हुए हैं। जहां तक कोरोना का संबंध है, योजना ने काफी मदद की है कोरोना के खिलाफ रिस्पॉन्ड करने में। जो टेस्टिंग और ट्रीटमेंट है उसको इस योजना में शामिल किया गया है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। उत्तराखंड के किसानों ने नए कृषि कानूनों का समर्थन किया। रेलवे ने अनारक्षित टिकट जारी होने की अफवाहों को खारिज किया। कहा, केवल आरक्षित टिकट से ही यात्रा होगी। धन के तत्काल लेन देन की प्रणाली आरटीजीएस सेवा 24 घंटे कार्य करेगी। भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर त्रिपक्षीय कार्य समिति की पहली बैठक आज। अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने नदियों की स्वच्छता और पुनरुद्धार के भारत के प्रयासों की सराहना की। और अमरीकी सरकार ने फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल के बारे में सलाहकार समिति की सिफारिश स्वीकार की। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने नदियों को स्वच्छ करने की दिशा में भारत के प्रयासों की सराहना की है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक में जल और स्वच्छता के वरिष्ठ विशेषज्ञ जेवियर शॉव दिवॉइशीन ने कहा कि बैंक को भारत में किए गए सभी कार्यों पर बहुत गर्व है। 5 साल पहले किसने सोचा था कि देश में 55 करोड़ लोग खुले में शौच करना बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और बुनियादी ढांचे के विकास पर ही ध्यान देने के बजाय लोगों के साथ मिलकर काम करने और व्यवहार संबंधी परिवर्तन लाने पर ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने अपनी टीम, स्वयंसेवकों, शिक्षाविदों और कई स्वयंसेवी संगठनों को नमामि गंगे मिशन की सफलता का श्रेय दिया, जो गंगा की सफाई के लिए लगातार काम कर रहे हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान के पहले चरण में बिहार को 7 लाख और दूसरे चरण में 1 करोड़ टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। पटना में स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ टीकों की आपूर्ति की समीक्षा करते हुए श्री चौबे ने राज्य में कोविड टीकों की आपूर्ति और भंडारण की तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया। प्रतिदिन 100 लोगों को हम डोज दे पाएंगे और उसमें पहला हमारा होगा कोविड वॉरियर्स, चिकित्सा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और भी जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, और दूसरा जो फ्रंट लाइन वर्कर है, चाहे वो पुलिस के जवान हो, कप्तान हो, सेना के लोग हो, ऐसे लोगों के लिए। और फिर 60 से ऊपर वाले का अगर कोई बीमारी है, 50 से ऊपर वाले का भी अगर उसका होगा तो उसकी श्रेणी बनाई गई है। तो यानी कि वैक्सीन सबको मिलेगा। 120 करोड़ 35 करोड़ का ये देश है, तो हमें उसकी तैयारी भी करनी है और साथ साथ सबको वैक्सीन भी आवश्यकता उनको देना भी है। गुजरात में कल कोविड के 1175 नए मामले सामने आए। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.33% हो गई है। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 2,27,683 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2,10,214 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 1,347 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 86,69,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। संक्रमण के सबसे अधिक 247 नए मामले कल अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 172 मामले सामने आए। कल 11 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 4,171 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ओडिशा में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98% से ज्यादा हो गई है। राज्य में कल 386 रोगी ठीक हुए। राज्य में इस महामारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 3,19,069 हो गई है। कल ही 393 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या 3,23,757 हो गई। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने महानगर के स्थानीय निवासियों को महामारी से बचाव के उपायों की जानकारी देने के लिए एक अभियान शुरू किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में हेल्दी सिटी प्रोजेक्ट के निदेशक डॉक्टर बीएस त्रिवेणी ने इस अभियान के अंतर्गत संचालित की जा रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। दिल्ली में कल कोरोना वायरस के संक्रमण के 1,984 नए मामले सामने आए। इसके साथ कुल मामलों की संख्या 6,07,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा कि 2,539 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 5,80,000 से अधिक संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। कल 33 लोगों की मौत होने के साथ इस बीमारी से अब तक 10,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 16,785 है। आकाशवाणी से बातचीत में स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने के दौरान लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। 3 चीजें, मास्क पहनिए, ट्रैवल करने जा रहे हैं तो अपने मास्क को बिल्कुल ध्यान से पहनिए। आपका नाक और मुंह दोनों ढका होना चाहिए। सेफ डिस्टेंस मेंटेन करिए। जब भी आप ट्रैवल से उतरें अपने हाथों को जरूर धोएंगे। पता नहीं कितनी जगहों को जब आप ट्रैवल कर रहे थे कितनी सारी चीजों को छू के आप उतरे हैं। तब तक आप अपने मुंह में हाथ मत डालें, नाक में हाथ मत डालें। हो सके तो आप उस दौरान खाना या वो सब ना खाएं, पानी वगैरह। हो सकता है उसमें से कोई ट्रैवल कर रहा हो उसको कोरोना हो तो वही शायद आपके अंदर सांसों के द्वारा जाएगा। तो यदि ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखेंगे तो आप ठीक रहेंगे। अमेरिका में रोग नियंत्रण केंद्र ने फाइजर बायोनटेक की कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग के लिए सलाहकार समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही आज से अमेरिका में इस वैक्सीन के उपयोग का अभियान शुरू हो जाएगा। कोरोना वायरस से अब तक अमेरिका में करीब 3 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। फाइजर की वैक्सीन से भरे ट्रकों को आज समूचे अमेरिका में 150 वितरण केंद्रों में भेजा जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों और नर्सिंग होम में रह रहे लोगों को सबसे पहले ये वैक्सीन दी जाएगी। अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि समूचे देश में टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कई महीने साहस और हिम्मत के साथ काम करना होगा। इस घोषणा के बाद पूरे देश में वैक्सीन की सीमित आपूर्ति के वितरण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, निजी कंपनियों और स्वास्थ्य कर्मियों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। कोविड-19 के संक्रमण और मौतों से जूझ रहे अमेरिका में इस वैक्सीन ने एक नई आशा जगाई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के कच्छ में धोर्दो का दौरा करेंगे और राज्य में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में खारे पानी को पेयजल के रूप में परिवर्तित करने का एक संयंत्र, हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क और पूरी तरह स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण और पैकेजिंग संयंत्र शामिल है। खारे पानी को पेयजल के रूप में परिवर्तित करने के संयंत्र की क्षमता 10 करोड़ लीटर प्रतिदिन होगी। यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल यूपीपीएल के अध्यक्ष प्रमोद बोरो बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद बीटीसी के नए मुख्य कार्यकारी सदस्य होंगे। भारतीय जनता पार्टी गण सुरक्षा परिषद के सहयोग से अगली परिषद के गठन में यूपीपीएल का समर्थन करेगी। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट बीपीएफ को 17 सीटें मिली हैं, यूपीपीएल को 12 सीट, भाजपा को 9 तथा कांग्रेस और गण सुरक्षा परिषद को 1-1 सीट मिली है। 2003 में बीटीसी के गठन के बाद से वहां बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट का शासन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पूर्वोत्तर के लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। असम में बीटीसी चुनाव में बहुमत हासिल करने के लिए राज्य भाजपा इकाई और उसके सहयोगी यूपीपीएल को बधाई देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल एक ट्वीट संदेश में पूर्वोत्तर के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प पर लगातार भरोसा बनाए रखने के लिए असम के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में हाल ही में हुए चुनावों के परिणाम ये दर्शाते हैं कि लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और नीतियों पर भरोसा है। चाहे बोडल का असम का मामला हो, अरुणाचल का हो, राजस्थान का हो, हैदराबाद का हो, बिहार का हो, मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात, मणिपुर, कहीं भी जाओ बीजेपी बढ़ रही है, कांग्रेस समाप्ति पर है। ये इस चुनाव का मतलब है कि लोगों का मोदी जी के नेतृत्व पर और नीति पर विश्वास है। भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर त्रिपक्षीय कार्य समूह की पहली बैठक आज वर्चुअल माध्यम से होगी। विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि चाबहार का पारगमन बंदरगाह के रूप में उपयोग करने में उज्बेकिस्तान ने जो रुचि दिखाई है, भारत उसका स्वागत करता है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इससे क्षेत्र के व्यापारियों और कारोबारी समुदाय के लिए नए आर्थिक अवसरों के द्वार खुलेंगे। उज्बेकिस्तान सहित अन्य मध्य एशियाई देशों ने भी इस बंदरगाह का उपयोग करने में रुचि दिखाई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत इस संबंध में क्षेत्र के अन्य देशों के साथ निकट सहयोग करना चाहता है। नियमों में जब भी कोई परिवर्तन होगा तो उसकी जानकारी सभी संबंधित पक्षों को दी जाएगी। केरल में स्थानीय निकायों के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान चल रहा है। 354 स्थानीय निकायों में 6,867 वार्डों में वोट डाले जा रहे हैं। मतों की गिनती 16 दिसंबर को होगी। मतदान के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोहरा छाए रहने के आसार हैं। यहां न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में हल्की बारिश होने की संभावना है। यहां न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चेन्नई में तापमान 22 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। उत्तर भारत की बात करें तो श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। यहां न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया और अधिकतम 11 डिग्री के आसपास रहने के आसार हैं। जम्मू में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया और अधिकतम 11 डिग्री के आसपास रह सकता है। गिलगित में आसमान में बादल छाए रहेंगे। यहां तापमान 1 और 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। तापमान 2 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध है। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। और मुकेश, अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों में क्या खास है? जी हां, सबसे पहले सीमा पर चल रहे तनाव के बीच सरकार ने उठाया बड़ा कदम। आज के समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सेना 15 दिन का गोला बारूद रख सकेगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, 15 दिन की जंग के लिए हथियार, गोला बारूद स्टॉक कर रही सेना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के इसी महीने ईपीएफ खातों में 8.5% ब्याज देने की खबर को भी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। भारत ने बड़े पैमाने पर कोविड टीकाकरण की तैयारी की खबर को राष्ट्रीय सहारा ने पहले पन्ने पर जगह दी है। पत्र लिखता है, पहले और दूसरे बूस्टर खुराक के बीच अंतर 21 दिन। दैनिक भास्कर ने लिखा है, स्पुतनिक 5 बनाने वाली कंपनी का दावा, वैक्सीन 2 साल तक कोरोना से बचा सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड के किसानों ने नए कृषि कानूनों का समर्थन किया। रेलवे ने अनारक्षित टिकट जारी होने की अफवाहों को खारिज किया। कहा, केवल आरक्षित टिकट से ही यात्रा होगी। धन के लेन देन की तत्काल सकल निपटान प्रणाली आरटीजीएस 24 घंटे काम करेगी। भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर त्रिपक्षीय कार्य समिति की पहली बैठक आज। अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने नदियों की स्वच्छता और पुनरुद्धार में भारत के प्रयासों की सराहना की। और अमरीकी सरकार ने फाइजर बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल के बारे में सलाहकार समिति की सिफारिश स्वीकार की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।